हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? चलो, आज 21 तारीख से आपको बुलाया जाएगा कोचिंग में, ठीक है? आप सभी 9 से 12th के बच्चे माने जाओगे, ठीक है? तो 21 तारीख को क्या है, आप अपने पेरेंट्स से साइन करवा लेना, ठीक है? गार्जियन से भी करवा सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। और आप सभी कौन सी क्लास के बच्चे हो? 9 से 12th के, ठीक है? तो बताओ, 12th तक की खोलेंगे, 12th के बाद वालों की नहीं? कमाल की बात है। यही तो कह, 9 से 12th वाले तो मिल सकते हैं, कॉलेज नहीं खुलेंगे, कैसी बातें करते हैं? तो कोई बात नहीं, आप 9 से 12th के हो। लेकिन कई बच्चे यहाँ पर क्या लगते हैं, गार्जियन ही लगते हैं। तो कई बच्चे भी ऐसे हमारे पास बड़े मोटे मोटे गार्जियन ही लगते हैं, और कई तो क्या लगते हैं, ग्रैंडफादर। अब सुनो, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बोलो? एग्जामिशंस। एग्जामिशंस में हमारी एक बात रह गई थी, एक तो कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम, और एक क्या, खरीदी एसेट को हम अगर क्या करते हैं, आगे वापस भेज दें। सुनिएगा बच्चों, पहले जैसे 54 याद है आपको, लास्ट क्लास में किया था हमने। 54 में क्या था, आपको रेजिडेंशियल हाउस बेचकर 1 या 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीदने। 2 कब खरीद सकते हो, जब आपका कैपिटल गेन कितने तक का ना हो, कितने से ज़्यादा ना हो, 2 करोड़ से ज़्यादा। अब उसमें टाइम लिमिट क्या थी? उसमें टाइम लिमिट क्या थी? खरीदना है तो -1, बेचना है तो +2। खरीदना है तो -1 +2, और बेचना है तो बनाना है तो क्या है, +3। बनाना मतलब कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है तो बनाना नहीं है, कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या है, +3। मेरी बात थोड़ी है, आपकी जा रही है। तुम्हारी चलेगी तो बच्चा छोड़ देंगे। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, मैंने ओल्ड हाउस क्या किया, ट्रांसफर। अब मुझे इसके कितने टाइम में खरीदना है इसको? 2 साल में। अब ये मान लो 31 मार्च आ गया, एक बार डेट लिखते हैं, 31 मार्च 20, ये क्या है, 28 Feb 20, 28/2/20 को मैंने क्या करा, ओल्ड हाउस ट्रांसफर किया। तो इसके 2 साल तो बहुत आगे तक चलेंगे, और मुझे रिटर्न कब तक लगानी होती है? 30/9 या 31/7। 31/7 कब लगानी होती है? when accounts are not required to be audited। और 30/9 कब होती है? जब अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं। इंडिविजुअल जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अकाउंट ऑडिट करवाने हैं 31/7, और अदरवाइज 30/9। अब तो कंपनी है तो अकाउंट ऑडिट करवाने होते हैं ना हमेशा, तो 30/9 कंपनी को हमेशा ही क्या करने होते हैं, अपने अकाउंट हमेशा ही क्या करवाने होते हैं, ऑडिट। किसी भी लॉ में ऑडिट होने, जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स में। तो कंपनी की तो वैसे ही 30/9 आएगी, ठीक है? लॉ में लिखा हुआ है कंपनी की हमेशा ही 30/9, ना भी लिखा होता है, सिर्फ यही कंडीशन डाल देते हैं क्या, ऑडिट वाले, तो भी कंपनी के लिए क्या पड़ती है, 30 नहीं पड़ती, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ तक अगर घर नहीं खरीद पाया तो क्या होगा? मैं इधर बताता हूँ गेन कैसे है। 50 लाख का हाउस ट्रांसफर किया, 30 लाख की इंडेक्स कॉस्ट थी, 20 लाख का क्या आ गया, गेन। अब मुझे इसको एग्जेम्प्ट करवाना है, और अभी तक मैंने यहाँ तक घर नहीं खरीदा है, तो क्या होगा? आप इस रुपए को क्या करवा दो, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम में क्या करवा दो, डिपॉजिट। ये नेशनलाइज्ड बैंक में एक अकाउंट खुलता है, और वहाँ पर आपको रुपए क्या करवाने होते हैं, जमा। अगर आपने रुपए जमा करवा दिए तो भी हम क्या मान लेंगे कि आपने क्या खरीद लिया, घर खरीद लिया। तो मान लो आपने यहाँ पर कितने रुपए जमा करा दिए, 20 लाख का, कितने का, 20 लाख का गेन है, और आपने 20 के 20 लाख क्या करवा दिया, जमा। तो आपका 20 लाख का 20 लाख का गेन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। सर हमने जमा करा के बाद में घर नहीं खरीदा, तो नहीं खरीदा, तो जिस साल में ये 2 साल का टाइम एक्सपायर होगा, जिस प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उस प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कब होगा टाइम ये एक्सपायर, 28/2/20 वाला, 27/2/22 को इसके क्या हो जाएंगे, 2 साल पूरे। तो उस दिन तक नहीं खरीदा, तो कौन सा प्रीवियस ईयर आया बच्चों, 21-22 प्रीवियस ईयर में रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है? तो इफ न्यू एसेट इज नॉट एक्वायर्ड इवन आफ्टर डिपोजिशन ऑफ अमाउंट अंडर कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम, तब क्या होगा, the amount deposited will be taxable in the year in which prescribed period expires। पक्का? फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 31 मार्च, ये क्या है, 31 मार्च, यही 28/2 को मैंने क्या बेचा, घर। वही गेन आया 50 - 30 लाख इंडेक्स कॉस्ट ही है, ठीक है, 20 लाख का। ये 30/9 में रिटर्न की ड्यू डेट थी, ठीक है? सब मेरे को ऑडिट करवानी थी, इसलिए रिटर्न की ड्यू डेट क्या आ रही थी, 30/9। मैंने रुपए कब जमा करा दिए, 31/8 को। कितने रुपए जमा करवाए, 15 लाख। कितने रुपए जमा करवाए, गेन कितने का एग्जेम्प्ट हो गया, 15। और बाद में मैंने विद इन टाइम 17 लाख का घर खरीदा, तो भी मुझे एग्जेम्पशन कितने की रहेगी, 15। भले आपने नया घर कितने का खरीदा,
17, लेकिन एग्जेम्पशन कितने की रहेगी? 15 की। क्यों? जमा ही नहीं करवाए तो फिर। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ जमा करवाए और आगे खर्च कम किए तो बचा हुआ पैसा उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में टाइम एक्सपायर होता है। लेकिन जमा कराए कम और खर्च करे ज़्यादा, तो जितना जमा करवाया था इस डेट तक उतने की ही आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। पक्का? और इस डेट के बाद जमा करवाओगे तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पक्का? और ये स्कीम किन किन सेक्शंस के लिए? कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम किन किन सेक्शंस के लिए? 54 कौन सा है? आपको टोटल कितने एग्जेम्पशन के सेक्शन है आपके? 6। इसमें से 4 पर है, किन के लिए नहीं है? 54E और 54 EC और 54 EE। इनकी अलग ही थी ना, 50-50 लाख 6 महीने। तो इनके ऊपर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें टाइम लिमिट ही कितनी है? 6 महीने में इन्वेस्ट करना है, तो 2-2 साल का टाइम लिमिट ही नहीं है। तो इनके ऊपर कैसे इसका कोई जरूरत नहीं। और कब तक रुपए जमा करवाने हैं? बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। जैसे ये 31 मार्च है, ड्यू डेट तो 30/9 थी, आपने रिटर्न ही कब लगा दी? यहाँ। तो यहाँ तक ही क्या करवाएंगे? जमा। फिर आपको 30/9 तक का भी टाइम। तो अगर आपने रिटर्न पहले लगा दी तो क्या होगा? रिटर्न से पहले। ठीक है। प्रूफ ऑफ डिपॉजिट शुड बी अटैच्ड विद रिटर्न, ये सब क्या होगा? बोलो। डिपॉजिट का अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा होगा तो आप क्या मानोगे? प्रूफ ऑफ डिपॉजिट क्या अटैच? और वैसे भी आजकल ऑनलाइन रिटर्न है, तो ये आपको क्या रखने होते हैं? संभाल कर रखने होते हैं, ना कि क्या अटैच करने होते हैं। ठीक है। कौन सी? ये मैंने रिटर्न वाले चैप्टर में बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न के साथ अटैच रह जाते हैं वो आपको बस संभाल कर रखने होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रिटर्न है। अगर आपने 3 सालों में 2 सालों में नहीं किया तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट शैल बी चार्ज टू कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर्स। ये समरी में से क्यों नहीं पढ़ा रहा मैं? क्योंकि समरी में ये बात लिखी हुई नहीं है। ठीक है। और अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट किसको मिली? लीगल आयर्स को मिली। मैंने जमा करवाए और मैं मर गया, और बाद में अनयूटिलाइज्ड अमाउंट किसको मिली? लीगल आयर्स को। तो क्या होगा? ये इनकम नहीं है। ठीक है। ये मेरे लिए टैक्सेबल। पक्का? तो इसमें प्लानिंग हो सकती है कि मैं जमा करा के मर जाऊं और वापस अनयूटिलाइज रह गए तो लास्ट साल में टैक्सेबल में तो मर थोड़ी जाएगा प्लानिंग के चक्कर में। पक्का? और सर इनमें इंटरेस्ट आता है वो तो जिस साल आएगा तभी टैक्सेबल होगा। अदर सोर्स पे डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड फॉलो किया। अदर सोर्स की। हाँ बच्चों, अब दूसरी बात क्या है? अगर आपने नई एसेट क्या कर दी? वापस बेच दी। नई एसेट क्या कर दी? वापस बेच दी। आज को क्या है? ये ईयर एंड हो गया। यहाँ पर मैंने क्या करा? घर बेचा। 50 माइनस 30 लाख की इंडेक्स कॉस्ट, 20 लाख का क्या आ गया? कैपिटल गेन आ गया। ठीक। मैंने घर खरीद भी लिया है। कितने का? 15 लाख। मैंने यहाँ घर, अगला घर कितने में खरीद लिया? 54 सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? 54। पहले भी मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और नया भी रेजिडेंशियल हाउस। तो नया घर कितने में खरीद लिया? मान लो 22 में खरीद लिया। नया घर कितने में खरीद लिया? 22। तो मुझे एग्जेम्पशन कितने की मिल जाएगी? 20 लाख। ये खत्म बात। अब इस नए घर को कितने समय तक होल्ड करना है? 3 इयर्स तक। नए वाले को भी 3 सालों तक क्या नहीं करना? ट्रांसफर नहीं करना। नई एसेट को भी आपको कितने समय तक ट्रांसफर नहीं करना? 3 साल। अगर आपने 3 साल में कर दिया तो क्या होगा? अब मान लो नए घर को आपने 1.5 साल बाद ही कितने में बेच दिया? 22 में खरीदा था, 50 में बेच दिया। तो 50 लाख का सेल प्राइस। नए पर भी तो कैपिटल गेन आएगा। 50 में से क्या माइनस करूँ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की थी? 22। अब इस 22 में से क्या माइनस हो जाएगा? 20। इस 22 में से क्या माइनस हो जाएगा? 20। अगर आपने नया घर विदिन 3 इयर्स में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? नए घर की कॉस्ट में से क्या माइनस हो जाएगा? एग्जेम्पशन अर्लियर टेकन। नए घर की कॉस्ट में से क्या माइनस हो जाएगा? जो आपने पहले क्या ली थी एग्जेम्पशन। तो इसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 2 लाख। तो इसका गेन कितना हो जाएगा? 48। तो जो नया घर खरीदा है उसकी एग्जेम्पशन ले लो। फिर अगर आपने इसको कितने टाइम में ट्रांसफर कर दिया? विदिन 3 इयर्स। तो क्या होगा? जब नए घर का कैपिटल गेन आएगा तो सेल प्राइस माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट में से क्या माइनस होगा? एग्जेम्पशंस अर्लियर अवेल्ड, वो माइनस होगा। ये तो किसके लिए है? 54 के लिए। लेकिन 54F के लिए अलग से है। ठीक है। मैं 54 और 54F को क्या करवाता हूँ? कंपेयर। इधर है 54 और इधर कितना है? 54।
54 में क्या है, सेल प्राइस कितने का 50 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की 30, और नया घर कितने में खरीदा मान लो 22 में, तो एग्जेम्पशन कितने की मिल गई तुम्हें 20 की, गेन हो गया एग्जेम्प्ट। अब नया घर 3 साल में वापस बेच दिया तो नए घर का सेल प्राइस कितना आ गया 50 लाख। नए घर की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 22 में खरीदा था लेकिन एग्जेम्पशन जो ली थी 2 लाख, तो कितने की 48 लाख, ये तो 54 हो गया। 54F में ये चीज़ ऐसी रहेगी क्या, नहीं, क्यों नहीं रहेगी, 50 माइनस 30 कितना आ गया 20 लाख। अब एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी मुझे, एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, मैंने कितने खरीदा नया घर 22 का, तो 22 डिवाइड बाई 50 इंटू 20, ये एग्जेम्पशन मिलेगी मुझे। ये क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन से 9 रुपीज़ आ जाते हैं, मान लो कि 9 कितना रह गया 11 लाख। अब मैंने नया घर वापस कितने टाइम में बेच दिया 3 साल में, तो 50 लाख माइनस इसकी कॉस्ट तो 22 लाख ही रहेगी, इसकी कॉस्ट तो क्या रहेगी 22 लाख, इसकी कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आपने एग्जेम्पशन ऑलरेडी ली थी 9 लाख की, वो क्या मानी जाएगी LTCJ, जो आपने एग्जेम्पशन ऑलरेडी ली थी उसको अलग से क्या लगेगा टैक्स, और वो क्या माना जाएगा LTCJ। तो 54 में तो क्या होगा, अगर नया घर 3 साल में बेच दिया तो उसकी कॉस्ट क्या मान ली जाएगी कम, कॉस्ट कम होगी तो अपने आप गेन बढ़ जाएगा, और यहाँ अपने आप नहीं बढ़ेगा, यहाँ कैसे होगा बोलो, कॉस्ट में से कम नहीं करेंगे, वो अलग से जो एग्जेम्पशन ली थी वो अलग से ही क्या हो जाएगी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब बाकियों में क्या होगा, तो अब 54 समझ में आ गया और 54F समझ में आ गया। अब बाकी सेक्शन को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे कि आप मुझे बताओगे कि 54 के जैसा है या 54F के जैसा। 54 तो हो गया 54 के, अब 54B में क्या था एग्रीकल्चरल लैंड। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 3 इयर्स, अगर नई एग्रीकल्चरल लैंड आपने 3 सालों में बेच दी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लैंड विल बी रिड्यूस्ड बाय कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर। इफ द न्यू एग्रीकल्चरल लैंड इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देन कॉस्ट ऑफ लैंड विल बी रिड्यूस्ड बाय, तो कॉस्ट ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, मतलब ये किसके जैसा हो गया 54 के जैसा। तो 54 और 54B। अब 54D की बात करते हैं। 54D में क्या कॉन्सिक्वेंस है, कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय कैपिटल गेन, तो भी क्या है 54 के जैसा। EC में अगर यूनिट को 3 साल के बाद ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्प्टेड ईयर वुड बी चार्जेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये किसके जैसा हो गया 54F के जैसा। 54F किसके जैसा हो जाएगा 54F के जैसे, तो है ही है। तो 3 सेक्शन किसके जैसे हैं, ई तो हो गया, EC भी नहीं पढ़ाया, ई नहीं पढ़ाएगा, अब 54 एक बार देखो EC, 54 EC नहीं पढ़ाया मैंने, ई तो पढ़ा दिया था। EC में क्या है, वो पहले जो पढ़ा था वो ई था। अगर 5 सालों में आपने क्या किया, इसको बेच दिया तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल। EC में याद है ना, बॉन्ड्स रिडीमेबल कब वाले होने चाहिए 5 साल, ठीक है। और तो और इन बॉन्ड्स पर अगर आपने लोन भी ले लिया ना तो भी क्या होगा, बस ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैंने बॉन्ड्स खरीदे थे, देखो याद करो 54 EC में क्या बेचना था, एनी एसेट लॉन्ग टर्म एसेट, एनी लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग। तो वो लैंड एंड बिल्डिंग बेची 50 लाख, मान लो कितने की 100 करोड़ की, गेन कितने, कॉस्ट कितने की थी 99 करोड़, कितना आ गया पीछे ये 1 करोड़, ठीक है। अब मैंने 70 लाख का क्या कर दिया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो कितने की एग्जेम्पशन मिल गई 50 लाख की, ठीक है। अब मैंने इन 50 लाख के बॉन्ड्स को कितने समय तक होल्ड करने हैं, 5 साल तक होल्ड किया हुआ है, लेकिन मैंने इनकी सिक्योरिटी पर लोन भी ले लिया, तो लोन भी ले लिया तो भी क्या होगा, डिफॉल्ट माना जाएगा। लोन से एडवांस भी ले लिया इसके ऊपर, और क्या होगा 54F के जैसे, ठीक है। तो ये था किसके बारे में सारा 54 सीरीज के बारे में, ठीक है। एक बार समरी कहाँ गई, तो इसमें आप 7th और 8th पॉइंट क्या ऐड कर लोगे, जो लिखा हुआ है कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम, किन के लिए एप्लीकेबल है कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम
54 के लिए है, इसके लिए, बी के लिए, यस, डी के लिए है, इन दोनों के लिए नहीं है, इसके लिए। और नई एसेट अगर ट्रांसफर कर देते हैं तब क्या होगा? नई एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी कैपिटल गेन निकालते समय। किसमें? इन दोनों। और अगर इनमें क्या है, कॉस्ट कम होगी या सेपरेटली चार्जेबल होगा, अलग से ही क्या माना जाएगा? LTCG। इन तीन में है। और इसमें ये लिमिट कितनी है? 5 साल। और इसमें बेचने के अलावा लोन भी नहीं लेना। अगर लोन भी ले लिया तो क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट माना जाएगा। कंपल्सरी कंपल्सेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, कुछ सेक्शन 45 के हमारे बच गए थे। 45 बनने किसका था, जल्दी बताओ? इंश्योरेंस। 45 3 पार्टनरशिप में तो 2 भी हो ही गया था, कन्वर्जन इनटू स्टॉक इनटू 3 पार्टनरशिप, 4 पार्टनरशिप, ये फर्म पार्टनर टू फर्म, ये फर्म टू पार्टनरशिप। बंद होना जरूरी नहीं था, ये एम है एसोसिएट्स का केस था जिसमें बंद होने के अलावा रिटायरमेंट भी कवर होगा। 45(5) क्या कर रहे हैं? सेक्शन 45(5) कंपल्सेशन कंपल्सरी एक्विजिशन। 21 साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में कंपल्सेशन रिसीव हो। ठीक है, ठीक है। पहले मैंने ये पढ़ना, तो अपने आप मैं एग्जाम्पल बना देता हूँ आपको, काम की लाइनें मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? या मैंने एसेट क्या करी? एक्वायर करी 100 रुपये की। यहाँ मेरी एसेट कंपल्सरी एक्वायर हो गई। क्या हो गई? कंपल्सरी एक्वायर हो गई। गवर्नमेंट ने मेरी एसेट कंपल्सरी एक्वायर कर ली। जैसे मेरा घर था, वहाँ से मेट्रो निकालनी थी, उन्होंने कंपल्सरी एक्वायर कर दी कि घर तोड़ेंगे तो ये घर हमारा हो गया, जगह तुम्हारी हो। ठीक है। और मेरे को यहाँ पर उन्होंने क्या दिया? कंपल्सेशन। कितने रुपए का? 500 रुपये। तो बताओ पहले तो ये ट्रांसफर है या नहीं? ऐसे जगह तो ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि कंपल्सरी एक्वायर किया, मैंने थोड़ी ट्रांसफर किया। लेकिन 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन ये अपनी मर्जी से क्या कर देते हैं राइट। तो 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन में पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंपल्सरी एक्विजिशन को भी क्या मानेंगे? ट्रांसफर। शेयर्स वाले केस में भी तो आपने यही कहा। कंपल्सरी एक्विजिशन को क्या मानेंगे? ट्रांसफर। बोल दिए इसमें। अब सुनो, कंपल्सरी तो इस कंपल्सरी एक्विजिशन को क्या माना जाता है? ट्रांसफर। बट सेक्शन ट्रांसफर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या माना जाता है? ट्रांसफर। बट टैक्सेबिलिटी कब होगी? जब कंपल्सेशन मिलेगा। तो टैक्सेबल कब है? जब कंपल्सेशन मिलेगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 45(5) के अकॉर्डिंग। इसके दिन ट्रांसफर है, तो अब मुझे इंडेक्स बताओ कितने का होगा? 100 इंटू ऊपर ये वाला नंबर आएगा। क्यों ये वाला नंबर आएगा? क्योंकि ऊपर तो क्या लिखते हैं? ईयर ऑफ ट्रांसफर। बटा में क्या लिखते हैं? ये वाला। ठीक है, तो इंडेक्सेशन कब तक का होगा? ट्रांसफर के तक का। सेक्शन 48 इंडेक्सेशन कब तक का होगा? एज पर सेक्शन 48 इंडेक्सेशन ट्रांसफर वाले। और इंडेक्सेशन ट्रांसफर का होता है, और ट्रांसफर कौन बताता है? 247। वो कहता है कि यहीं तक का ही होगा। ट्रांसफर यहाँ है तो इंडेक्सेशन यहाँ तक का होगा। ठीक है। अब कई बार क्या मेजोरिटी केसेस में कोर्ट में क्या कर देते हैं? अभी रोको मैं करता हूँ। अरे अब सुनो, 5 समझ गए? इंडेक्सेशन कब तक का होगा? जिस साल में कंपल्सरी एक्वायर हुआ। और टैक्सेबल कब होगा? अब हम क्या बात कर रहे थे कि अपील हो जाती है मेजोरिटी केसेस में। यहाँ मुझे कंपल्सेशन मिला, अब मैंने क्या कर दी? अपील। क्या अपील कर दी कि मुझे कंपल्सेशन क्या मिला है? कम। तो अपील में कंपल्सेशन क्या कर दिया गया? एनहेंस्ड। एनहेंस्ड मतलब बढ़ा दिया गया। और वो मिला यहाँ पर, वो मिला कब? यहाँ पर। तो जो एनहेंस्ड कंपल्सेशन है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या मानी जाएगी? नील। क्यों नील मानी जाएगी? क्योंकि उसकी डिडक्शन को आपने ओरिजिनल कंपल्सेशन निकालते समय क्या कर लिया? डिडक्ट करवा ही लिया ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं पूरा एग्जांपल लेता हूँ, अमाउंट लेकर करता हूँ, ऐसे बोल कस्टमर नहीं है। बच्चों मैंने एग्जांपल नोट कर लिया, पहले से सुनो, पहले फैक्ट सुन लो। 100 रुपये की क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट को क्या माना ना? इंडेक्स कॉस्ट है, ठीक है। और 500 रुपये का कंपल्सेशन फिक्स हुआ, कंपल्सरी एक्वायर हुई यहाँ, बट वो कंपल्सेशन मिला कैसे? 150 यहाँ पर और 350 यहाँ पर, ठीक। अब सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? जब कंपनसेशन या उसका कोई भी पार्ट रिसीव हो जाए। सॉरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कंपनसेशन मिले, पार्ट भी मिल गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ट्रांसफर भले ही यहाँ है, यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल कब है यहाँ पर? तो बताओ टैक्सेबल कब होगा? 28/1/20 को मिला, मतलब कब?
मतलब ईयर बताओ ना, 19-20 प्रीवियस ईयर, 19-20 प्रीवियस ईयर में कैसे आएगा, 500 माइनस इंडेक्स कॉस्ट मान लेते हैं 100 इंडेक्स करके ही है, और माइनस क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो 400 पर टैक्स कब लगेगा, इस प्रीवियस ईयर में। अब मैंने आगे अपील करी और मेरा 100 रुपये का कंपनसेशन यहाँ एनहेंस हुआ, लेकिन वो कब मिला, यहाँ पर, वो कब मिला मुझे, यहाँ पर। तो बताओ कितने पर टैक्स लगेगा, 100 पर लगेगा पूरे पर। 100 की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी रिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं। हाँ, अगर अपील के खर्चे लगे हैं तो वो आप क्या कर सकते हो, माइनस उसको क्या मानकर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अपील के खर्चे माइनस हो जाएंगे। और 100 रुपये का नेक्स्ट कंपनसेशन कब होगा, जब वो रिसीव होगा। और अगर वो टुकड़ों टुकड़ों में रिसीव होता है तब क्या होगा, पहली बार जो है पार्ट मिलेगा तब वो जब मिलेगा तब होगा। यहाँ पर इसके लिए तो क्या है, पहला पार्ट मिलते हैं। अब 100 मान लो, 20 यहाँ मिला, 80 यहाँ मिला, तो 20 यहाँ पर और 80 यहाँ पर, जब वो टुकड़े मिलेंगे। यहाँ क्या है, जब वो टुकड़े मिलेंगे या जब पहली बार। तो इनिशियल के लिए तो क्या है, पहली बार, और इसके लिए क्या है, जब मिलेंगे। और कई बार कंपनसेशन क्या हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो कम हो जाता है तो फिर कैपिटल गेन वापस से, मान लो ये 500 का कितना कर दिया कोर्ट ने, 450 कर दिया, तो इसी साल का कैपिटल गेन वापस कंप्यूट होगा, और जो कितना होगा 350। मेरा 500 माइनस 100 400 था ना, जो वो 500 की बजाय 450 हो गया, तो 350 हो गया। और मेरा टैक्स क्या चला गया होगा, ज़्यादा, तो मेरे को वापस क्या मिल जाएगा, रिफंड में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एनहेंस्ड कंपनसेशन क्या मानी जाएगी, निल। ठीक है, रिडक्शन हो जाए तो वो वापस टैक्सेबल होगा, रिकम्प्यूट होगा, और फिर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होगा। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मतलब पिछले साल का जो असेसमेंट ज़्यादा पर टैक्स गया है वो क्या हो जाएगा, वापस कम। अब डेथ हो जाती है ट्रांसफर के लिए, तब किसको मिलेगा ये, मान लो कि मैंने इनिशियल कंपनसेशन ले लिया और पक्का केस होने के बाद टाइम लगता है तो इनिशियल कंपनसेशन आते आते डेथ हो गई, तो मान लो मैं मर गया और मेरे बेटे को मिला, तो मेरे बेटे के लिए टैक्सेबल होगा। अच्छा, और इसका नेचर क्या होगा, एनहांस्ड कंपनसेशन का नेचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अगर ये ओरिजिनल वाला क्या था लॉन्ग टर्म, तो ये वाला एनहांस्ड वाला भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म। और ओरिजिनल वाला शॉर्ट टर्म था तो एनहांस्ड वाला भी क्या होगा, शॉर्ट। ठीक है, कर लोगे। ये था 45.5। अब मुझे क्या करवाना है, 45.5A, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल क्लास में छूटा हुआ। ठीक है, 45.5। हाँ बच्चों, अब हम एक लास्ट सेक्शन कर रहे हैं 45.5A। ये मैंने आपको कराया हुआ है, मैंने गलती से बोल दिया, नहीं करवाया। ठीक है, 45.5A। अब ये जेन्युइन हार्डशिप और इन सबको तो छोड़ो, पहले सुनो मेरी बात। तो होता क्या था, मेरे पास बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, या कोई थोड़ी बहुत इस पे क्या है, घर बने भी हुए हैं। अब मेरे पास आता है एक बड़ा बिल्डर क्या बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, बिल्डिंग से बिल्डिंग बना दूंगा ऊंची। ठीक है, और आप मुझे प्लॉट ऑफ लैंड दे दो। तो मैंने कहा मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। वो कहता है कि आपको इसी इन फ्लैट्स में से भी कुछ फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे, 10 फ्लैट। अब जरूरी नहीं है ऊपर बने, आजू बाजू में ऐसे भी बन सकते हैं। मैं बहुत सारे फ्लैट बना दूंगा और आपको कुछ फ्लैट मिल जाएंगे। तो बताओ मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अब ये किन लोगों के पास जाते हैं, जिन लोगों के पास पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब कैश नहीं है कि वो खुद से घर बना ले। तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी लैंड है, ये हम बिल्डर को दे देते हैं। अब बिल्डर इसमें क्या करेगा, 1 2 3 4, एक नंदनी का ही बना देते हैं, बहुत टाइम है 5। तो बिल्डर इसमें क्या करेगा, बहुत सारे घर बनाएगा। तो उसमें वो क्या बोलेगा, ये 2 घर क्या है तुम्हारे हो जाएंगे। तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, पूरी प्लॉट लैंड गई लेकिन मेरे को 2 बढ़िया क्या मिल गए। मेरा कैपिटल गेन तो लगेगा क्योंकि एक्सचेंज तो वही। ठीक है, बिल्डर को क्या फ़ायदा हुआ, बिल्डर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, लैंड का। तो लैंड उसको खरीदनी नहीं पड़ी, पक्का। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इस तरह के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसके है ना सीधा आप तुम कहाँ से पढ़ लेना, समरी से। ठीक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अब इनकम टैक्स में इसको क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। प्रैक्टिकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो ये बात लिख रहा हूँ ना, वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगी, इंडिविजुअल और एचएफ के लिए। ऊपर वाला मत पढ़ना, भले क्या है, कौन सा देख लेना। ये इज द इंडिविजुअल एचएफ ट्रांसफरिंग इज शेयरिंग प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यस, कैपिटल गेन टैक्स
would arise in the previous year in which certificate of completion for the whole or part of the project is issued by competent authority। मुझे पूरा भरोसा आपको समझ में नहीं आया। अब समझो होता क्या था, असेसिंग ऑफिसर कब टैक्स मांगने आ जाता था, जैसे ही ये हैंडओवर कर देता था क्या प्लॉट, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे ही डेवलपमेंट के लिए क्या कर देता था, प्लॉट हैंडओवर कर देता था, वैसे ही असेसिंग ऑफिसर क्या मांगने आ जाता था, टैक्स। क्यों टैक्स मांगने आ जाता था? जब ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तुम्हें तो ये तुम्हारे से तो गया, तुम्हें तो क्या मिलने वाले, फ्लैट, और ट्रांसफर हो गया। अब वो कहता है मेरा फ्लैट तो गया, सॉरी फ्लैट क्या, प्लॉट तो गया, अब आना कुछ है नहीं, अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है। और कैपिटल गेन क्या कर रहे हो तुम, अभी तो जेब से क्या लग जाएगा, टैक्स और लग जाएगा, बल्कि में फ्लैट तक आएगी। तो इसकी टैक्सेबिलिटी शिफ्ट की गई, और कहाँ शिफ्ट की गई कि जब ये फ्लैट बनकर क्या मिल जाएगा मुझे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट कि ये फ्लैट बनकर क्या हो गए, तैयार। तो आज मैंने ये प्लॉट तुम्हें दिया, कब दिया, इस दिन दिया, और फ्लैट बनकर तैयार हुए यहाँ, तो मुझे कब टैक्स देना है, प्लॉट भले ही मैंने यहाँ दिया है, टैक्स कब देना है, यहाँ। ठीक है, ट्रांसफर भले ही हो यहाँ हो गया, टैक्सेबिलिटी कहाँ शिफ्ट की गई, आगे। तो इंडेक्सेशन भले ही यहाँ तक का हो जाएगा। अब बदले में सेल प्राइस पर और झंझट आएगा, क्योंकि मुझे मिला क्या है, मुझे तो ये दो फ्लैट मिले, तो सेल प्राइस क्या माना जाएगा, इन दो फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इन दो फ्लैट्स की, मेरा गया क्या, प्लॉट, आया क्या, फ्लैट। तो प्लॉट की कॉस्ट मान लो 100 थी, उसको मैं इंडेक्स कर दूंगा कहाँ तक, ट्रांसफर वाले दिन तक। अब सेल प्राइस क्या है इस प्लॉट का, बदले में कैश तो आया ही नहीं, तो क्या लेना है मुझे, जो ये फ्लैट्स आए हैं ना, इनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प नहीं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, उसे क्या लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। पक्का, देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब बदल प्लस तुमने क्या दिया, कैश। अब मैंने मान लो कि प्लॉट का भाव लगाया था कितना, 1 करोड़। मैंने तुम्हें बोला कि मेरा प्लॉट कितने गया, 1 करोड़, और तुमने इसके ऊपर कितने फ्लैट बनाए, 1 2 3, सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, 4 और 5, जिसमें से तुम मुझे 2 फ्लैट दोगे, और 2 फ्लैट की वैल्यू मान लो तुम कितनी मान रहे हो, 40 लाख इंटू 2, 80 लाख। तो मैं 20 लाख का क्या मांगूंगा, कैश। तो मुझे बदले में क्या मिले, 2 फ्लैट प्लस 20 लाख। तो मेरे इस लैंड के कैपिटल गेन कैसे आएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन, बोलो, ऑफिस शेयर प्लस कैश कंसीडरेशन। ठीक है, और इस कैश वाले पार्ट पर क्या करता है, टीडीएस भी करता है, और टीडीएस वाले सेक्शंस में कैश वाले पार्ट पर बिल्डर मेरा क्या काटेगा, टीडीएस। ठीक है, ये मेरी आगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। पक्का। अब ये इधर वाली साइड में क्या है, इधर वाली साइड में क्या है, ये मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पहले सुनो वापस। ये अपना प्लॉट था, इसके ऊपर कितने घर बन गए थे अपने, 1 2 3 4 5, 2 मुझे उसने बोला था दे दूँ। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ, उस दिन मेरे पास क्या मिलेगा, टैक्स। टैक्स कैसे आएगा, इन 2 घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस कोई कैश दिया है तो वो तो आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट इस प्लॉट की जो थी इनटू इंडेक्सेशन कब तक का होगा, जब मैं बिल्डर को देता हूँ, क्योंकि ट्रांसफर तो वही है, टैक्सेबिलिटी क्या की गई, शिफ्ट। ठीक, अब होता क्या है, कई बार मैं अपना शेयर ही बेच देता हूँ। मैं क्या बेच देता हूँ, अपना शेयर। मेरे को क्या मिलने वाले, 2 फ्लैट। यहाँ मैंने बिल्डर को, ये टाइम लाइन है, ठीक है, यहाँ मैंने बिल्डर को क्या दिया, अपना प्लॉट दे दिया, और यहाँ वो घर बनाएगा मेरे 2, मतलब 5 के 5 जो भी है 2 यहाँ बनाएगा। अब यहीं पर ही मैंने क्या कर दिया, अपना ये शेयर सेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डर है, ये खुद बिल्डिंग है लेकिन इसको क्या मान लेते हैं, बिल्डर है। ये कौन है, बिल्डर। ठीक है, और मैं कौन हूँ, लैंड वाला, मतलब मैं प्लॉट मेरा था। ठीक है, मैंने बिल्डर को दे दिया, मैंने ये प्लॉट किसको दे दिया, बिल्डर को। अब क्या होगा, मेरे को बदले में क्या मिलने वाला है, 2 फ्लैट्स। मुझे ये पता है ना आज ही, अब 2 फ्लैट बनने में टाइम लगेगा, बीच में ये आ गई मेरे पास, और इसको मैंने क्या बोल दिया कि 2 फ्लैट लेने हैं तुमने। ये कहेगी कहाँ है फ्लैट, मैं कह रहा हूँ बनेंगे, तो ये कहती है चलो ये 2 फ्लैट मेरे हो गए, पैसे बोलो। ऐसे ही होता है, तो बनने से पहले ही मैंने अपना शेयर सेल कर दिया। बनने से पहले ही मैंने अपना क्या कर दिया, शेयर सेल कर दिया। बनने से पहले मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले। तो वो लिखा था ना येस और नो, वो इसलिए लिखा था। इज द इंडिविजुअल ट्रांसफरिंग इज शेयर इन प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब तो यहाँ आ जाएंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया।
लेकिन अगर इंडिविजुअल ने पहले ही बेच दिया अपना शेयर तब क्या होगा? इज द इंडिविजुअल एचएफ ट्रांसफरिंग शेयर इन द प्रोजेक्ट बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट? यस। तब क्या होगा? कैपिटल गेन वुड अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर टू द डेवलपर। तब ये कहाँ पर टैक्सेबल होगा? यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर। अब बताओ मेरे को क्या मिल गया? सेल प्राइस में कैश मिल ही गया इससे, मुझे इससे सेल प्राइस में क्या मिल गया? कैश। तो सेल प्राइस क्या होगा? जो मुझे क्या मिल गया? कैश। और फ्लोट की कॉस्ट मुझे पता ही। तो ये यहाँ पर टैक्सेबल होगा। वो कब होगा? जब मैंने अपना शेयर बेचा नहीं। अगर मैंने अपना शेयर पहले ही बेच दिया तो फिर वो यहाँ टैक्सेबल होगा, भले ही मैंने बेचा कहाँ था, यहाँ। फिर नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे, यहाँ टैक्सेबल होगा। तो सेल प्राइस जो मुझे सामने इससे मिल गया, सेल प्राइस जो इससे मिल गया, कॉस्ट मेरी थी। तो सर ये इनमें दो मान लो गैप आ गया सालों का, तो इस साल का असेसमेंट रीओपन होकर के इंटरेस्ट समेत मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। टैक्सेबल कब माना जाएगा? यही माना जाएगा। टैक्सेबल कब माना जाएगा? यही। और फिर सेल प्राइस क्या होगा? जो मुझे कैश आया। ठीक है, पक्का? बोलो बच्चों, ये सेक्शन है 46। इसको हमने किस में कवर किया हुआ है? अदर सोर्स में। इसको हमने किस में कवर किया हुआ है? अदर सोर्स वाले वीडियोस में। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अदर सोर्स में जब 222C करवाया था उस समय इस सेक्शन को क्या किया हुआ कवर। तो इसको आप अदर सोर्स वाले वीडियो में देखिए। ठीक है, अब थोड़े छोटे टॉपिक जो बाकी है, जैसे 247 पर आओ, ट्रांसफर की डेफिनेशन पर आओ। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड अगर मेच्योर हो जाएगा तब भी उसको क्या मानेंगे? ट्रांसफर। तो आपने जीरो कूपन बॉन्ड कितने में खरीदा? 100 में। और रास्ते में रिडीम हो गया तो भले ही आपका ट्रांसफर नहीं बोलोगे, आप कहोगे एक तरह से रिडीम हो गया, लेकिन उसको भी हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे। ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समटाइम्स पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होता क्या है? मैंने तुम्हें लैंड बेच दी, लेकिन तुमने अभी अपने नाम क्या नहीं करवाई? रजिस्ट्री नहीं करवाई। मैं ए हूँ, तुम बी हो, तो तुम्हारे नाम ही लैंड पड़ी रहेगी। लैंड किसके नाम पड़ी रहेगी? मेरे नाम ही, सॉरी, ए के नाम। तो मैं मेरे पर टैक्स लेने आते हैं तो मैं क्या कहता हूँ कि पहले भी मेरे नाम थी, अब भी मेरे नाम है, ट्रांसफर नहीं है। लेकिन लोग क्या नहीं करवाते? रजिस्ट्री करवाते नहीं, बस एग्रीमेंट करके छोड़ देते हैं, उसको कोर्ट में रजिस्टर करवाते नहीं। मैंने तुम्हें क्या कर दी? लैंड का पोजीशन दे दिया, तुमने मुझे लैंड के पैसे दे दिया या एग्री कर लिए, और हमने क्या कर लिया? एग्रीमेंट बना लिया। लेकिन अभी तक मेरा नाम हटकर तुम्हारा नाम नहीं हुआ है, तो भी हम उसको क्या मानते हैं? ट्रांसफर मानते हैं। ये एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा क्या है? देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बड़े शहरों में क्या बनाई जाती है? सोसाइटी बनाकर क्या बना दी जाती है? बिल्डिंग। एक सोसाइटी बनाई और उसमें क्या बना दी? बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी। अब मुझे क्या है? इस सोसाइटी में मेंबर बना लिया जाता है। मैं इसको पैसे दे देता हूँ और मुझे क्या बना दिया जाता है? मेंबर। तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? हमने बिल्डिंग बेची थोड़ी है, ये हमारी सोसाइटी का क्या बन गया? अब इसमें एक फ्लैट मेरा हो गया। मान लो ये सोसाइटी है, इसमें कितने फ्लैट बनाए गए? 10। हर फ्लैट कितने का है? 10-10 लाख का बेचने। इस सोसाइटी को कितने का बेचने? 10 लाख का। इसकी लागत आई थी 70 लाख, और बेचना कितने का इसको? 10-10 लाख का। तो क्या होगा? 1 करोड़ बना के कमा लेंगे। अब इसने मुझे सोसाइटी का सिर्फ क्या बना लिया? मेंबर। मैंने सोसाइटी में कैपिटल लगा दिया, शेयर ले लिया, कितने रुपए में? 10 लाख में मुझे 1/10 शेयर मिल गया। तो सोसाइटी इनडायरेक्टली तो मुझे क्या बेच गई? फ्लैट बेच गई। लेकिन वो कहेगी कि हमने बेचा कहाँ है? तो सिर्फ हमारी मतलब ग्रुप में आके क्या बने? मेंबर बने, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो उसको हम क्या मानते हैं? ट्रांसफर। सोसाइटी से मुझे हो गया। अब आगे मुझे आगे बेचना है तो मैं अपनी मेंबरशिप छोड़ दूंगा और दूसरा क्या आ जाएगा? मेंबर आ जाएगा। वो मुझे रुपए दे देगा और मेंबर मेरी जगह क्या हो जाएगा? वो। तो आप तो क्या बोलते रहोगे? हमने क्या किया? नए नए मेंबर चेंज किए। नहीं, इसको आप क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफर। ये एग्जांपल आप पढ़ लें। ठीक है। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन पूरी होगी। लिक्विडेशन वाला है, ये आपको किसमें बता दिया? सेक्शन 46 के साथ। 49 वाले ट्रांजेक्शन से, ये देखो अब मैंने बता तो दिया। ये 49 वाले ट्रांजेक्शन से क्या है? बोलो बोलो ना। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते हैं गिफ्ट में और वो अमेलगमेशन वाला में। ये बता दिया अमेलगमेशन वाला। ये क्या है? राइट शेयर वाला है। ये कौन से वाला है? राइट शेयर वाला। ठीक है।
सारे के सारे कौन से थे? ये राइट शेयर वाला नहीं, सेकंड वाला है। ये तो मेरे ओरिजिनल शेयर खरीदे, मैंने किसी कंपनी में ओरिजिनल शेयर खरीदे, ठीक है। तो उनका तो पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? अलॉटमेंट से। अब राइट टू सब्सक्राइब मिला तो कब से होगा? जब से वो ऑफर लेटर आया, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट इज अलॉटेड विदाउट पेमेंट, मतलब क्या है? बोनस शेयर। तो बोनस का टाइम ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? विदाउट पेमेंट का मतलब फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या पढ़ना, जहाँ जहाँ क्या लिखा हुआ है? शेयर्स। तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? अलॉटमेंट से। राइट ऑफर आया और मैं रिनाउंस कर देता हूँ तो क्या होता है? मुझे रुपए मिलते हैं, कॉस्ट जीरो होती है, याद है ना। तो उस राइट ऑफर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें अलग अलग जगह पर बता दिए। रिजल्टिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये बता दिया था ना मैंने। 9th और को काट देना मुझे, ठीक है। 10th क्या था? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस के कन्वर्जन पर मिले तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्टिंग से लेंगे, ये सब बता दिया ना मैंने। 9th और 11th उड़ा देना, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं मुझे सैलरी में, तो हमने इसको सैलरी में कवर किया था। ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मुझे यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर मिले, 500 रुपये का शेयर मुझे 100 पर मिला, तो 400 रुपये तो क्या होगा? सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और आगे इस शेयर को जब बेचूंगा तो 700 में से 500 क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से मानेंगे? जब से मुझे क्या हुआ? अलॉट। अब इस पर अब वेयर इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। आपके बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेंट्री थी और आपने उसको क्या मान लिया? कैपिटल एसेट। फॉर एग्जांपल डीएलएफ था, उसने बहुत सारे क्या बनाए थे? फ्लैट्स। और उसने एक फ्लैट में या एक अपने बिल्डिंग में क्या ऑफिस कर लिया? कॉर्पोरेट ऑफिस बना लिया, ठीक है। एक बिल्डिंग में उसने अपना क्या बना लिया? कॉर्पोरेट ऑफिस। तो आज तक तो ये उसके लिए क्या था? स्टॉक इन ट्रेड। आज ये क्या बन गया? कैपिटल एसेट। तो मान लो ये बनाया या खरीदा कितने में था? 100 में, और आज इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 500। और आगे कभी ना कभी इसको बेचोगे तो कितने का हो जाएगा? 7। तो बताओ 500 माइनस 100, 400 रुपये तो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीवीपी में। ये उल्टा है, पहला क्या था? स्टॉक इन ट्रेड को किसमें कन्वर्ट किया था? कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को किसमें कन्वर्ट किया था? स्टॉक इन ट्रेड। अब मैं क्या कह रहा हूँ? स्टॉक इन ट्रेड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। तो पहले तो स्टॉक इन ट्रेड था, तो स्टॉक इन ट्रेड था जो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होते ही कितने पर? ये 400 रुपये का टैक्स कहाँ आएगा? पीजीवीपी में। 400 रुपये का टैक्स कहाँ पर आएगा? पीजीवीपी में, क्योंकि ये स्टॉक था मेरे लिए, मैं तो बेचने के लिए बनाई थी बिल्डिंग, आज मैंने इसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 400 रुपये की बात किसमें लिखी हुई है? पीजीवीपी में। अब इसको आगे जब बेचेंगे 700 में तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? 500। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया जाएगा? सर अब थोड़ी ना 500 कन्वर्जन से। अब तो ब्लॉक में जुड़ जाएगा। कॉस्ट तो 500 ही है ना। लैंड मान लो, जरूरी थोड़ी हर चीज़ ब्लॉक में जाएगी। बिल्डिंग की बात। ज्वेलरी मान लो, तो अगर कॉस्ट तो तब भी 500 है, ब्लॉक में भी कितने से जुड़ेगा? 500 से, ठीक है। अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो ब्लॉक में जुड़ जाएगी, और लैंड है तो क्या होगा? इसकी कॉस्ट यहाँ 500 रहेगी, और जब वापस बेचेंगे तो 700 माइनस 500 कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चों। 3-4 छोटे से सेक्शन और रह गए, 10-15 मिनट की कैपिटल गेन की वीडियो और बनेगी। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? TDS।